बच्चों, मैं लीना कुमारी आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों, आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वह पर्यटन का पहला चैप्टर है विषय बोध। उसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। बच्चों, अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा चैप्टर 1 का तो डिस्क्रिप्शन में एंड आइकन बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। बच्चों, ये क्लास थोड़ा लंबा हो जाएगी। आज हम पढ़ेंगे पर्यटन के प्रमुख आधार और पर्यटन के प्रमुख अंग क्या क्या है। ठीक है बच्चों। पर्यटन के प्रमुख अंग क्या क्या है बच्चों? ये वो तत्व है सारे, जब पर्यटक हमारे देश में घूमने आता है तो उसकी प्रथम आवश्यकताएं क्या क्या होती है, उसे क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, वो सारी चीज़ें हम इसके तत्व व प्रमुख अंग में पढ़ेंगे। तो पहला है आवास व खान पान। पर्यटन में आवास व खान पान का विशेष महत्व रहता है। पर्यटकों द्वारा प्रयोग की जाने वाली विभिन्न आवास सुविधाएं मित्र व संबंधियों के साथ रुकना, निजी आवास तथा काफिला व टेंट आदि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि जब पर्यटक एक देश से दूसरे देश में जाता है तो उसकी जो प्रथम आवश्यक होती है वो क्या होती है? आवास व खान पान। चाहे वो अपने दोस्तों के संग जाए घूमने, चाहे वो अपने मित्रगणों से मिलने जाए, तो उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण या प्रथम आवश्यकता होती है वो आवास और खान पान होती है बच्चों। सेकंड पॉइंट देखते हैं बच्चों, परिवहन। पर्यटक स्थलों के दर्शनों के लिए परिवहन व्यवस्था और सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। नई सड़कों का निर्माण व चुंगी कर व सीमा कर उस क्षेत्र में अवरोधक बनते हैं, उन्हें हटाने की आवश्यकता है। परिवहन प्राथमिक सेवा है जिसके बिना पर्यटक को अपने निश्चित स्थान पर पहुंचने में कठिनाइयां होती है। यह साधन इधर उधर यात्रा करने में मददगार होता है। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि जब पर्यटक एक स्थान से दूसरे देश में या एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो उसकी जो प्रथम आवश्यकता होती है उस दूरी को फुलफिल करने के लिए हम कह सकते हैं, या उस दूरी को पूर्ण करने के लिए वो क्या आवश्यकता होती है बच्चों? परिवहन। परिवहन की व्यवस्था या सुविधा होने से कोई भी स्थान का जो समय सीमा होती है, एक घंटे में अगर वो पैदल जा सकता है वहीं वो उस यात्रा को या फिर उस दूरी को वो आधा या 15-20 मिनट में कंप्लीट कर लेता है। तो यही उसकी प्रथम आवश्यकता मानी जाती है। साथ में ही बच्चों ऐसे कुछ जगहें होती हैं, जैसे हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर, जब हम वैष्णो देवी मंदिर जाते तो कुछ रास्तों पर चुंगी ली जाती है। उन चुंगी या उस कर का प्रयोग वहाँ के स्थानीय लोग जो पर्यटक आते हैं उनकी जो भी आवश्यकता होती है उसको फुलफिल कराने के लिए लेते हैं। परंतु यही जो चुंगी कर है वो कहीं ना कहीं पर्यटकों के लिए अवरोधक भी सिद्ध हुआ है। साथ में जो चीज़ें उसकी प्रथम आवश्यकता है मतलब परिवहन, वही वो चीज़ें वो कुछ समय में या फिर हम कह सकते हैं उनकी जो भी यात्रा है वो सफल बनाती हैं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यात्रा के विभिन्न रूपों में विभाजित किया है। कहने का तात्पर्य बच्चों जो यात्रा है उनके हवाई जहाज, जल, भूमिगत जो भी यात्रा है ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया गया है। जैसे सार्वजनिक निजी यात्रा, अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर की यात्रा, हवाई जहाज, जल, भूमिगत यात्रा आदि। इस प्रकार यात्राओं को विभाजित किया गया है उनके परिवहनों के द्वारा बच्चों। वायु परिवहन। सुदूर पर्यटन दूर की यात्राओं के लिए वायु परिवहन तीव्र गति से विकसित होता हुआ वायु माध्यम है जिसकी मदद से चारों दिशाओं के भ्रमण किया जा सकता है, इसलिए पर्यटन के लिए यह प्राथमिक साधन है बच्चों। ऐसे बहुत सारे ट्रांसपोर्ट है जो हमें अलग अलग जगहों पर जाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ऐसे ही चारों दिशाओं का भ्रमण करने के लिए या घूमने के लिए वायु वाहन बहुत ही महत्वपूर्ण और प्राथमिक साधन है। अब आता है जल परिवहन। जल के रास्तों और समुद्र द्वारा यात्रा करने में जल परिवहन एक महत्वपूर्ण साधन है। बहुत सारी ऐसी जगह है बच्चों जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है और आज भी हम बोट के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करते हैं। पॉइंट, सड़क परिवहन। बसें, मोटर गाड़ियाँ किसी निश्चित स्थान की दूरी तय करने का सबसे अच्छा माध्यम है। बच्चों ये कह सकते हैं कि जो बसें हैं, मोटर गाड़ी, साइकिल, ऐसे बहुत सारे ट्रांसपोर्ट है जो हमें कुछ चंद दूरियां या फिर छोटी यात्राएं हम कह सकते हैं उसको पूर्ण करने में एक अच्छा साधन
माना जाता है। कई स्थानों में यह रेल परिवहन सेवाओं के मुकाबले काम करता है। निजी मोटर व्यवस्था के आरंभ होने से सड़क परिवहनों का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कहने का तात्पर्य बच्चों यह है कि जो यह ट्रांसपोर्ट है, मतलब बसें, मोटर गाड़ियाँ, जो ट्रांसपोर्ट है वो आज रेल परिवहन सेवाओं के मुकाबले काम कर रहा है। साथ में निजी मोटर जो प्राइवेट सेक्टर ने उतारी है या फिर कह सकते हैं बनाई है सड़कों के लिए, लोगों की आवश्यकताओं के लिए, वो ट्रांसपोर्ट भी आज सड़कों की महत्ता को दिन प्रतिदिन बढ़ाता जा रहा है बच्चों। अब आता है थर्ड पॉइंट, पर्यटन के आकर्षण। भारतीय पर्यटन यात्रा संस्कृति तक ही सीमित रहा है, परंतु पर्यटकों के स्वभाव में परिवर्तन के कारण आराम व मनोरंजन संबंधी क्रियाओं का पर्यटन के क्षेत्र में महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि पहले सांस्कृतिक स्थानों पर पर्यटन किया जाता था, परंतु अब मनुष्य का ऐसा मतलब स्वभाव हो गया है कि वह आराम करने व मनोरंजन करने के लिए कुछ ऐसी जगहों पर जाना चाहता है जहाँ पर उन्हें मतलब अपनी जो भी टेंशन है, चाहे वो ऑफिस की हो, घर की हो, वहाँ जाकर उन्हें रिलैक्स फील कराए। वो सारे तत्व आज उपलब्ध होते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के वजह से, इसलिए पर्यटक एक आकर्षण का कारण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जैसे आधुनिक पर्यटन के लिए आवश्यक कालीन पर्यटक स्थल, दर्शनीय सौंदर्यता, पर्वत, समुद्र तट, विलासिता व मनोरंजन की बहुत आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है इसमें कि जो भी तत्व है मनोरंजन के लिए पर्यटक के, वो उसे बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट को और उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा साधन बनता जा रहा है कि उद्योग ज़्यादा हो, कामगार ज़्यादा हो, लोगों को रोजगार मिल सके, इसलिए सरकार को उसके ऊपर अधिक ध्यान देना चाहिए। साथ में आज इतना स्ट्रेस मनुष्य को होता है कि वो एक ऐसी जगह पर जाना चाहता है जहाँ पर वो कुछ समय के लिए रिलैक्स व ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें देखकर अपने आप में नॉलेज तो गेन करे, साथ में अपने शरीर और स्वास्थ्य को भी आराम दे सके। ठीक है बच्चों। अब आता है फोर्थ पॉइंट, मनोविनोद। मनोविनोद का मतलब बच्चों एक तरीके से मनोरंजन के साधन ही कह सकते हैं हम। जैसे पर्यटन बढ़ाने के लिए मनोरंजन के साधनों का विकास होना परम आवश्यक है। मनोविनोद मतलब मनोरंजन से अभिप्राय है रेस्टोरेंट, नृत्य, संगीत, नाट्यशाला और खरीदारी आदि का विकास बहुत आवश्यक है। स्मारकों और संग्रहालय, कला और हस्तकारिता, मेले और त्योहार, पर्व और प्रदर्शनियाँ इत्यादि के अलावा पर्यटक बहुत सी मनोविनोद की प्रक्रियाओं में इच्छा रखता है। विशेषकर शाम का समय व्यतीत करने के लिए मनोविनोद और आकर्षण के मुख्य साधन आवश्यक है। यह साधन नृत्य, गान, नाट्यशाला आदि लोगों का एक शानदार आरामदायक वातावरण प्रदान करता है। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि ये वो सारे तत्व है जो एक मनुष्य को या फिर एक पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उसे रिलैक्स फील कराते हैं। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं हम इसकी सुविधाएं। पर्यटन को पर्यटक के नियमों का पालन करना होता है, साथ ही देश के अंदर बहुत नियम होते हैं जो पर्यटकों में मददगार होते हैं, परंतु कुछ नियम अवरोधक भी उत्पन्न करते हैं। सेकंड पॉइंट है, पर्यटकों के लिए जितने अधिक सरल और सार्वजनिक नियम होंगे वह स्वतंत्रता रूप से भ्रमण, यात्रा, घूमना करने में मददगार मिलेगी, जिससे पर्यटक भी पर्यटन स्थल की ओर आकर्षित होंगे। कहने का तात्पर्य बच्चों इसमें यह है कि जितने अच्छे पर्यटकों को सुविधाएं मिलेगी और कम अवरोधक होंगे, उतने ही अच्छी तरीके से या फिर और अधिक प्लेसों पर या जगहों पर वो घूमने के लिए आकर्षित होंगे। कौन? पर्यटक। ठीक है बच्चों। थर्ड पॉइंट है हमारा, पर्यटक स्थलों को बार बार दर्शन करने से पता चलता है कि समय के अनुसार कुछ ना कुछ सुविधाएं अभी भी नहीं है, मतलब सुविधाओं की ज़रूरत है। हमारी गवर्नमेंट को थोड़ा डेवलपमेंट करना चाहिए, या कह सकते हैं हम कि हम बार बार किसी भी जगह पर जाते तो हमें ऐसे बहुत सारे तत्व है, जैसे कहीं पे पानी की सुविधा नहीं होती या फिर हम कह सकते हैं वॉशरूम की जगह नहीं होती, तो वो सारी चीज़ें बार बार दर्शन करने के बाद हमें अब भी फील होता है कि ये सारे पर्यटकों के लिए असुविधाएँ हैं, उसे सुविधा प्रदान करनी चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है बच्चों। अब इसका फोर्थ पॉइंट देखते हैं बच्चों। पर्यटकों की शिकायतें हैं कि उन्हें फॉर्म भरने
तर्कहीन व अवरोधक नियम, अनावश्यक शर्तें, सामान की छंटनी और सामान की ठीक तरह से ना रखना व अन्य पर्यटकों की शिकायतें देखने को मिलती है, जिससे पर्यटक परेशान हो जाता है। हमें इन सभी खामियों व कमियों को दूर करना चाहिए ताकि पर्यटक के क्षेत्र का विकास किया जा सके। बच्चों, जब पर्यटक हमारे देश में आता है तो बहुत सारे उसे अवरोधक होते हैं कहीं पे भी जाने के लिए, और कहीं पे भी जाने के लिए उसे बहुत सारे फॉर्म इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। हाँ, कुछ जेन्युइन है कि हाँ देनी चाहिए क्योंकि वो बाहर विदेश से आया है, परंतु कुछ ऐसी भी है जो अपने ही देश के लोग जब घूमने जाते हैं तो उनसे बहुत सारे फॉर्म फिल कराए जाते हैं, तो वो सब चीज़ें उन्हें नहीं करनी चाहिए। मतलब कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन रखिए जिससे कि पर्यटक भी ज़्यादा परेशान ना हो और वो अच्छे से इंजॉय भी कर पाए। साथ में उसका जो सामान होता है जो लेकर आता है उसे बार बार छांटना होता है, तो मतलब एक ऐसी योजना बनानी चाहिए पर्यटकों के लिए कि उन्हें आसानी से अपने जो भी सामान लेके आए उसे रख सके और उसे वापस ले सके जब वो उस यात्रा को कंप्लीट कर सके। ये सारी कमियां जो हैं, या जो हम ये कह सकते हैं जो तत्व हैं, जो कमियां हैं इसके अंदर, उसे सुधारने चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है बच्चों। यात्रा ट्रेवल एजेंट और यात्रा संचालक। वर्तमान समय में पर्यटक के विकास में विभिन्न तरह के ट्रैवल एजेंट अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये ट्रैवल एजेंट यात्रियों की विशेष तरह के परिवहन उपलब्ध कराते हैं। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि दिन प्रतिदिन पर्यटक को लेकर लोगों के मन में भावुक, या हम कह सकते हैं एक्साइटमेंट या आकर्षण बढ़ता जा रहा है, जिसके वजह से कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए कि उनको उनकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उन तक पहुंचा सके, या फिर वो जिस इच्छा से या जिस चीज़ को देखना चाहते हैं उनको अच्छे से गाइड कर पाए। तो आज एक ऐसी ट्रेवल एजेंसियाँ बन गई है, या फिर हम एजेंट कह सकते हैं, जो उनकी ये इच्छाओं को या उनकी यात्राओं के परिवहन या आवास या खान पीन, जो भी उनकी प्राथमिक आवश्यकता होती है उसे परिपूर्ण करने में या उसको फुलफिल करने में उनकी मदद करते हैं। कौन करता है? ट्रेवल एजेंट। ठीक है बच्चों। सेकंड पॉइंट है बच्चों, ट्रैवल एजेंट एक तरह से पर्यटक एवं दूसरी ओर परिवहन एवं आवास मालिकों के कार्यों के बीच मध्यस्थता की पूरी भूमिका निभाता है। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है, जब ट्रैवल एजेंट आता है, मतलब कि जब कोई भी पर्यटक के बीच में जो मध्यस्थता का काम करता है वो ट्रैवल एजेंसियाँ करती है। मतलब मान लो बच्चों, एक देश से, जैसे अमेरिका है और उसे दिल्ली घूमना है, तो उसके बीच में अमेरिका के जो पर्यटक है उसको दिल्ली में क्या क्या घूमना है, कहाँ कहाँ जाना है और क्या क्या सामान लगेगा, क्या क्या उसको आवश्यक चीज़ें जो उसे लेके आनी चाहिए, और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है या फिर उसकी जो नीड होती है पर्यटक की, वो फुलफिल कराने में कौन हेल्प करता है? ट्रैवल एजेंट। और साथ में ये वहाँ के लोगों की तो मदद करता ही करता है, साथ में ये हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार व जो आवास होते हैं, मालिक होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट होते हैं, उनको भी एक तरीके से ये ग्राहक प्रोवाइड करते हैं। कौन? ट्रैवल एजेंट बच्चों। थर्ड पॉइंट है हमारा, ट्रैवल एजेंट पर्यटन के विभिन्न अंगों का इस प्रकार संगठन करते हैं कि वह वस्तु व सेवाओं को पर्यटकों को उपलब्ध करा सके। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों, जो भी पर्यटक घूमने आता है पर्यटन के लिए, वो जितनी भी उनकी प्राथमिक आवश्यकताएं या जो भी सुविधाएं हैं उनको कौन पूर्ण कराने में मदद करता है? पर्यटक की ट्रैवल एजेंट करता है बच्चों। फोर्थ पॉइंट है बच्चों, ट्रैवल एजेंट पर्यटकों के द्वारा पर्यटन स्थल को घुमाती है। मतलब कहने का तात्पर्य बच्चों, जो पर्यटक हमारे देश में आता है तो ट्रैवल एजेंसी का कार्य होता है वह अपने ऐसे गाइड को या फिर ऐसे कोच को जो उस जगह घूम चुका है या उसके बारे में अच्छी जानकारी है वो उसको देता है, और उसे उसके अनुसार जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर दर्शन करने के लिए आए, चाहे वो क्या कहते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन लेने आए, उसको प्रोवाइड करने का काम कौन करती है बच्चों? ट्रैवल एजेंसी, द ट्रैवल एजेंट। ओके बच्चों। अब हम पढ़ेंगे पर्यटन के आधार। यात्रा की स्वतंत्रता पर्यटन उद्योग के लिए बहुत ही आवश्यक है, इसलिए इसे सुरक्षित एवं विकसित करना चाहिए। बहुत से राष्ट्रों ने इस विचार को बहुत सोच समझकर ही अपने देशवासियों को आराम से भ्रमणमय यात्रा करने की सुविधाएं प्रदान की है। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है, जो पर्यटन उद्योग है उन्हें स्वतंत्र रूप से हमें विकसित करना चाहिए, साथ में उन्हें सुरक्षित और भी करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे राष्ट्र हैं जिन्होंने अपने देशवासियों के लिए आराम से भ्रमण व यात्रा करने की सुविधाएं भी प्रदान की है बच्चों। सेकंड पॉइंट है बच्चों, शिक्षा।
पर्यटन उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति होते हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद शिक्षा सुविधाओं में बहुत विकास हुआ। बच्चों, द्वितीय महायुद्ध के बाद हमारे देश में गुटनिरपेक्षता की नीति और 1991 में भूमंडलीकरण जैसी नीतियां भी हमारे देश में आई, जिसकी वजह से एक देश से दूसरे देश में जाना आसान हो गया और साथ में हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हुई, जिसके साथ साथ हमारा शिक्षा भाग भी बहुत अच्छे से विकसित हुआ। और आज हमारे जितने भी पर्यटक हैं वो कुछ उच्च शिक्षा भी उन्हें प्राप्त है। ठीक है बच्चों, जिसकी वजह से हमारी आर्थिक स्थिति ही नहीं बल्कि शिक्षा व अन्य प्रकार के तत्वों पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे हमारा दिन प्रतिदिन पर्यटन एक जो साधन है वो बढ़ता जा रहा है। बच्चों, लोग आकर्षित होकर हमारे देश में घूमने के लिए आ रहे हैं। किसके वजह से? डेवलपमेंट और 1991 में भूमंडलीकरण के वजह से। बच्चों, अब पढ़ते हैं हम 30। प्रति व्यक्ति आय। अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा, जापान आदि देशों में प्रति व्यक्ति आय में बहुत ही वृद्धि हुई है। यही देश अमेरिकी पर्यटकों के स्रोत। बच्चों, ये सारे वो देश है जो पर्यटकों के लिए स्रोत बन गए। यहाँ पर जाकर लोग या तो अपने आप को अच्छा फील करते हैं या मनोरंजन करते हैं और स्थलों पर घूमते हैं, दर्शन करते हैं और पर्वतारोहण करते हैं। और क्या कह सकते हैं हम, बहुत सारे ऐसे तत्व विद्यमान हैं या फिर हम कह सकते हैं ऐसी बहुत सारी जगह है जो देखकर पर्यटक को सुकून प्राप्त करते हैं या फिर एक हम कह सकते हैं एजुकेशन बढ़ाती है। बच्चों, ठीक है बच्चों। 4th पॉइंट है बच्चों, जिज्ञासा, इच्छा या हम कह सकते हैं चाहत। विश्व के संचार के साधन जैसे दूरदर्शन, आकाशवाणी, पत्रिकाएं, प्रकाशन तथा शिक्षा की नई नई क्रियाओं के द्वारा पर्यटकों में जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। अतः विदेशी भ्रमण करने की जिससे वह बाहरी घटनाओं व दृश्यों की जानकारी प्राप्त कर सके। बच्चों, जब पर्यटक हमारे ये कह सकते हैं डेवलपमेंट होने के वजह हमारे जितने भी संसाधन हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है, जिससे पर्यटक कहीं पर भी बैठकर किसी भी देश के बारे में इच्छा जो होती है उसके मन की वो परिपूर्ण कर सकता है। वहाँ जाकर उसे देख कर अपने मन के कि हाँ भाई ये दृश्य बहुत अच्छा है, मुझे एक बार जाना चाहिए और बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है मुझे लेके आनी चाहिए। ऐसे बहुत सारी जगह या फिर हम कह सकते हैं प्लेस है जहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है और लोगों के मन में आता है कि हमें जाना चाहिए, हमें वहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अच्छा फील होगा, मनोरंजन होगा। वो फैमिली को लेकर या फिर अपने व्यावसायिक रूप से के कार्यों के लिए एक जगह से दूसरे देश में या फिर जगह पर जाते हैं, ये सारी चीज़ें देख कर। ठीक है बच्चों। 5th पॉइंट की आलीशान पर्यटन के विक्रय मतलब बेचने की व्यावसायिक क्षमता। अधिकतर लोग अपने व्यवसाय में सक्षम बन चुके हैं तथा आम आदमी को अपना धन व समय विदेशों में खर्च करके भ्रमण व यात्रा करने के लिए उत्साहित करते हैं। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि आज हमारा देश कहीं ना कहीं एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जो वो कुछ हद तक विकसित हो गए हैं और साथ ही अपने जो भी पैसे हैं वो अन्य देशों में जाकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ की चीज़ें इतनी अच्छी है, उनको इस तरीके से आकर्षित करती है कि वो जो अपना पैसा कमाया होता है या अपने बिजनेस को बड़ा किया उनमें से कुछ चंद रुपए अपने घूमने फिरने व मनोरंजन की चीज़ों पर लगाते हैं। और या फिर हम कह सकते हैं उन जगहों पर वो जो जगहें बनाई गई हैं वो उस तरीके से बनाई गई है कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है बच्चों। 6th पॉइंट है रहन सहन का उच्च जीवन स्तर। वर्तमान समय में आज के भौतिकवादी युग में पैसे वालों के लिए पर्यटन मनोरंजन का साधन बनता जा रहा है। यह पैसे वाले लोग अपनी आय का अधिकतर मतलब अधिक हिस्सा घूमने फिरने पर खर्च करते हैं, अतः उच्च रहन सहन व जीवन स्तर भी पर्यटन विकास में मददगार साबित होता जा रहा है। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है, जो लोग ज़्यादा अमीर होते हैं या फिर जिनका अच्छी खासी इनकम होती है वो लोग आज पर्यटन स्थल पर अत्यधिक जाते हैं, क्योंकि उन्हें कमाने की कोई टेंशन नहीं होती, अच्छे खासे पैसे होते हैं, तो वो अपने ऑलमोस्ट जितना भी धन कमाते हैं उसमें से आधा कह सकते हैं वो पर्यटन की ओर आकर्षित होकर वहाँ पर खर्च करते हैं, कहीं भी जगहें देखने के लिए, घूमने फिरने के लिए। ठीक है बच्चों। 7th पॉइंट है बच्चों पैसों में वृद्धि एवं परिवहन की गति। ये दोनों कारण या तो पर्यटन का उद्देश्य सीमित करते हैं या पर्यटन के विकास में मददगार होते हैं। बच्चों,
पैसों में वृद्धि एवं परिवहन की गति। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है, इसकी टॉपिक से हमें समझ आ रहा है कि पैसों में वृद्धि, जब हमारे पास बहुत सारे पैसे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाने का उद्देश्य डिसाइड करते हैं, कौन? पर्यटक। और वहीं जो परिवहन की गति है, अब जब हमें पता चल गया कि हमें किस जगह पे जाना है, जैसे गोवा जा रहे हैं या फिर हम शिमला जा रहे हैं, कहीं पे भी ऐसी जगह है जहाँ बहुत दूर है, तो हम उनके जो ट्रांसपोर्ट होते हैं उनको भी देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब आता है 8th पॉइंट, पर्यटन का संबंध। ये यात्रा की परंपरा को कायम व जीवित रखने में सहायक होते हैं। निजी क्षेत्र व सरकारी पर्यटक संगठनों द्वारा की गई प्रोत्साहन मतलब बढ़ावा क्रियाएं राष्ट्र के पर्यटन के विकास में सहायक समाचार पत्र, पत्रिकाएं, चलचित्र, रेडियो, टेलीविज़न के माध्यम से विलासितापूर्ण क्रियाओं का उद्योग यात्रा व अवकाश आदि से जुड़े समाचारों का विस्तार करके आराम व मनोरंजन के महत्व को समझाना है। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि पर्यटन का जो संबंध है, आई होप आपको दिख रहा हो बच्चों, हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था 8वां, पर्यटन का संबंध। बच्चों कहने का तात्पर्य जो हमारी टेक्नोलॉजी में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, या हम कह सकते हैं दिन प्रतिदिन बदलाव आ रहा है, चाहे वो मतलब हमारे टेक्नोलॉजी में हो, एजुकेशन में हो, आर्थिक स्थिति में हो, किसी भी चीज़ में डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी वजह से अन्य तत्वों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। जैसे पहले हमारे समाचार पत्र चला करते थे या फिर अखबार चला करते थे, वहीं आज उनका जो एक पार्ट है या फिर उनका जो ज़्यादा जो फोकस लोगों का उन पर होता था, वहाँ से हटकर अब फ़ोन पर या टेलीविज़न पर हो गया या मीडिया पर हो गया, है ना बच्चों। तो उसको कम समय में हम जल्दी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। वही सारी चीज़ें इसमें बताई गई है, जो मनोरंजन या घूमने की चीज़ें या आराम करने की चीज़ें हैं, जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है और जिस तरीके से हमारी आज की संचार प्रक्रिया या फिर हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन प्रक्रिया या मीडिया ने डेवलपमेंट किया है, वो कहीं ना कहीं पर्यटन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। किसे? पर्यटक को, है ना बच्चों। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं हम 9 पॉइंट, सुंदर जलवायु। सुंदर जलवायु जिसमें गर्मी और सूर्य का प्रकाश हो, पर्यटन क्षेत्र का आकर्षण कहा जाता है। वहाँ बहुत से आनंदपूर्ण जलवायु के कारण शक्तिशाली पर्यटन क्षेत्र बन जाते हैं। साथ ही पर्यटन आकर्षण के कारण उनकी सुंदरता बढ़ती जा रही है। सुंदरता पर्वतीय दर्शन व समुद्र तट सुंदरता आकर्षण का कारण बनती जा रही है, जिससे पर्यटक इस क्षेत्र की ओर खींचे चले आते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों की बनावट के कारण पर्यटक वहां आने से अपने आप को रोक नहीं पाते। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि ऐसे जलवायु जगहें हैं जहां पर मौसम के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट चेंज होता है, जिस प्रकार से जो पर्यटक होते हैं वो अपने आप को उस दिशा में ले जाने से या उस जगह पर जाने को से रोक नहीं पाते हैं। चाहे वो गर्मी का मौसम हो या है वो सर्दी का मौसम हो। अगर गर्मी का मौसम है तो लोगों को ठंडक जगह पसंद होती है, अगर ठंडा मौसम है तो लोगों को मीडियम मौसम या फिर हम कह सकते हैं ऐसी जगह जहाँ पर गर्मी और सर्दी थोड़ा कम हो और इन्वायरमेंट में थोड़ा ठंडा फील कर सके, ऐसी जगहों पे घूमना उन लोगों को अत्यधिक पसंद होता है। अब पढ़ते हैं बच्चों सुविधाएं। 10 पॉइंट है सुविधाएं। सुविधाएं भी दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक सुविधाएं और मानवीय प्राकृतिक सुविधाएं, जो इस प्रकार है। बच्चों अब हम सुविधाएं पढ़ने जा रहे हैं जो हमें प्राकृतिक ने प्रोवाइड किया और जो मानव प्रोवाइड करता है। ठीक है बच्चों, पहला है प्राकृतिक सुविधाएं। प्रकृति द्वारा दी गई सुविधाएं प्राकृतिक सुविधाएं कहलाती हैं, जैसे समुद्र तट, समुद्रिक स्थल, मछली पकड़ना, पर्वतारोहण व दृश्य अवलोकन आदि आते हैं। बच्चों ये वो सारे तत्व हैं जो हमें प्रकृति प्रदान करती है ना बच्चों। जैसे पर्वतारोहण, जो पर्वत होते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि लोगों को उस पर चढ़ाई करना ज़्यादा अच्छा लगता है, या समुद्र तट ऐसे होते हैं जहाँ पर लोगों को ठंडा और अच्छा सा फील होता है ना। तो ये सारे जो तत्व है वो हमें प्रकृति प्रदान करती है। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं हम मानवीकृत सुविधाएं। वह सुविधाएं जो मानव द्वारा दी जाती हैं वह सुविधाएं मानवीकृत सुविधाएं कहलाती है। साथ ही पर्यटकों की आवश्यकताओं के साधनों व सुविधाएं प्रदान करके
करके, जैसे भ्रमण स्थल, स्नान के तालाब, हरियाली, नाट्यशालाएं, चलचित्र व अजनबी स्थल, झूला नुमा कुर्सी, सुसज्जित प्रकाश व्यवस्था आदि प्रदान की जाती है। कहने का मतलब है बच्चों कि ये वो सारे तत्व है जो हमें मानव प्रदान करता है, या हमारे जैसे लोग जो अन्य पर्यटकों को उनकी सुविधा अनुसार ये सारे तत्व प्रदान करते हैं। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं अन्य कारण। अन्य कारण, किसी भी राष्ट्र के नागरिकों के द्वारा विदेशों से आए पर्यटकों के प्रति पूर्ण व मित्रता पूर्ण व्यवहार पर्यटकों को आराम देता है और अपने अवकाश को व्यतीत करने में आनंद देता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है, जो बाहर के पर्यटक होते हैं हमारे देश में आते हैं तो उनसे हमें आदरपूर्ण और मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, जिससे वो कंफर्ट हो सके और अपने जो जिस भी प्रकार से या फिर जिस वजह से वो अपनी यात्रा करने आए उसको अच्छे से इंजॉय और जानकारी प्राप्त कर सकें। सेकंड पॉइंट है बच्चों, सूचना केंद्र के माध्यम से पर्यटकों को उस देश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बच्चों, कहने का तात्पर्य, जब भी कोई भी पर्यटक हमारे देश में आता है तो कुछ ऐसे अन्य कारण हैं जो उन पर्यटकों को पता होना चाहिए, है ना। तो वो सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा कि जो सूचना है केंद्र होती हैं उनको पर्यटकों के अनुसार या फिर हम पर्यटकों को अपने देश की जानकारी अच्छे से उन्हें प्रोवाइड कर सकें। थर्ड पॉइंट है बच्चों, स्थानीय भाषा बोलने वाले मार्गदर्शक साथ होने चाहिए। मान लो फॉर एग्जांपल पे कोई अंग्रेज लोग भारत घूमने आया है और उन्हें यहाँ की जो नागरिक भाषा है अगर वो बोलनी या समझनी नहीं आती तो उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए जो भी पर्यटक है, चाहे हमारे देश का हो चाहे वो विदेशी देश का हो, उन्हें कुछ ऐसी जानकारियाँ होनी चाहिए कि हम जिस देश में जा रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो वहाँ पर लागू होती हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें होनी चाहिए, ज्ञान। ठीक है बच्चों। फोर्थ पॉइंट है बच्चों, सीमा शुल्क, मुद्रा नियंत्रण व अन्य शिष्टाचारों को जहाँ तक हो सके कम करनी चाहिए, तभी पर्यटन की इच्छाओं को पूरी तरह पूर्ण किया जा सकता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है, जब पर्यटक एक देश से दूसरे देश में जाता है या हमारा देश का कोई भी व्यक्ति दूसरे देश में जाता है तो वहाँ पर सीमा शुल्क जो कर होता है या मुद्रा नियंत्रण होता है, वो चाहता है कि जितने उसके पास पैसे हैं उसमें अच्छे से अपना आनंद भी उठा सके और अपनी जो जानकारी प्राप्त करना चाहता है जिस भी देश में उसको अच्छे से ले पाए। तो वहाँ पर कर जो होता है, टैक्स, एक तरीके से वो कम लिया जाना चाहिए जिससे पर्यटक अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। ठीक है बच्चों। फोर्थ पॉइंट, जलवायु व मौसम ये प्राकृतिक घटक पर्यटन को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। मानव जिस वातावरण में रहता है वह परिवर्तन हेतु उसके प्रतिकूल वातावरण को पसंद करता है। जैसे भीषण गर्मी सहन करने वाले को हिमालय की पसंद आती है तथा घोर ठंड प्रदेश में रहने वाले थार मरुस्थल के गर्म स्थानों को पसंद करते हैं। गर्मियों के मौसम में व्यक्ति समुद्र तट और पहाड़ी क्षेत्र जैसे ठंडे इलाकों की ओर जाते हैं और जाड़े के दिनों में गर्म स्थलों की ओर जाते हैं। इसी वजह से भारत में हिल स्टेशनों का विकास हुआ है। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि हमारा जो ह्यूमन नेचर है वो इस प्रकार है कि कुछ ऐसे जो वातावरण है, जिस भी वातावरण में ह्यूमन रहता है वो उसे विपरीत वातावरण में रहना ज़्यादा पसंद करता है। जैसे गर्मी है तो ठंडे इलाके में, अगर ठंड है तो थोड़ा गर्म इलाके में, है ना। तो ऐसे हमारे भारत सरकार ने कुछ हिल स्टेशन बनाए हैं जो इस प्रकार है। जैसे भारत के प्रमुख हिल स्टेशन प्रसिद्ध है श्रीनगर, शिमला, कुल्लू मनाली, मसूरी, नैनीताल, शिलांग, दार्जिलिंग, माउंट आबू, ऊट आदि ऐसे हिल स्टेशन है जहाँ पर ठंडा माहौल या फिर गर्मी के माहौल में सर्दी सा फील होता है या फिर हम कह सकते हैं ठंडा फील होता है, मतलब विपरीत मौसम होता है बच्चों। ठीक है। भारत में 5700 किलोमीटर लंबी समुद्र तट है जहाँ जो गर्मी के मौसम में अपेक्षाकृत ठंडा तथा जाड़े के मौसम में अपेक्षाकृत गर्म रहता है। गोवा, कवलम, कन्याकुमारी, ममल्लपुरम, पुरी आदि
समुद्री तट आदि बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, जिनके विकास होने के कारण यहाँ समुद्री तट एवं पहाड़ी पर्यटन के विकास में काफ़ी सहायता मिली है। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि हम भारत के अंदर एक ऐसा समुद्र तट इलाका है जहाँ पर 57 किलोमीटर एक तट बना हुआ है, हम समुद्र तट है जहाँ पर गर्मी के मौसम में ठंडा फील होता है और जाड़े के मौसम में गर्म रहता है, जो जिस प्रकार से पर्यटक लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं और साथ में वहाँ पर पर्यटन उद्योग अच्छे तरीके से हो पाया और विकास भी धीरे धीरे देखने को मिला है। पूरे संसार में पर्यटकों का आना जाना वस्तुतः जलवायु के कारणों से प्रभावित होता है। पर्यटक इस मौसम में घूमना पसंद करते हैं। भारत में मौसम की इतनी अधिक विविधता है कि लोग हर मौसम में एक स्थान से दूसरे स्थान घूमने जाते रहते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब कहने का तात्पर्य पूरा ये था बच्चों कि जो भारत है उसके अंदर बहुत सारी ऋतुएं होने की वजह से, या हम कह सकते हैं कि अच्छा इन्वायरमेंट या अच्छा जगहें होने की वजह से लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने में अच्छा फील होता है कि वहाँ पर अगर गर्मी है, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल पे अगर कोई स्थानीय व्यक्ति है वहाँ जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ गर्मी हो रही है और दूसरी जगह ठंडा मौसम हो रहा है तो उसे वहाँ जाना अत्यधिक पसंद आएगा। ठीक है बच्चों, और ऐसे ये सारे वो देश या नगर हैं या फिर हम कह सकते हैं ऐसी जगहें या समुद्र तट हैं जहाँ पर लोग आसानी से या फिर आकर्षित होकर चले जाते हैं और इसी प्रकार वहाँ पर पर्यटन उद्योग और पर्यटन में विकास दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। स्थलीय विभिन्नता भी पर्यटन को प्रभावित करती है। इसमें पर्वत, नदी, मैदान, घाटी इत्यादि स्थलाकृति आती है। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहाँ पर पर्यटक लोगों को प्रभावित करते हैं। इस मतलब कि पर्वत, नदियाँ, मैदान, घाटियाँ ये सारे जो तत्व हैं वो पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और पर्यटक यहाँ पर घूमने भी आते हैं। आई होप बच्चों कि आपको पर्यटन के प्रमुख अंग और पर्यटन के प्रमुख आधार समझ आए होंगे। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए बच्चों मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके 4th भाग में। थैंक यू बच्चों।